प्रिय छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नए सेशन में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं साइंस का मोस्ट वीवीआई प्रश्न लेकर के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपके हर तरह के सवालों को लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो आप लोग जवाब देते चले। आप लोग को हम लोग कुछ बातें और बताते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कूलम किसकी इकाई है, आप बता दीजिएगा। जूल जो है ये किसकी इकाई है, उसके बाद एम्पियर किसकी इकाई है, और आपका विद्युत विभवांतर का जो इकाई क्या है वो वोल्ट किसकी इकाई है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिए फटाफट। तो देखिए आप सबको पता है कि कूलम जो है किसका है, आवेश की इकाई है। आवेश की इकाई क्या है, कूलम है। उसके बाद जूल जो है ये आपका कार्य और ऊर्जा, कार्य या फिर ऊर्जा, इसकी इकाई कौन है, आपका जूल है। और एम्पियर जो है ये किसकी इकाई है, विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई क्या है, आपका एम्पियर है। उधर वोल्ट जो है ये आपका किसकी इकाई है, ये विभवांतर की इकाई है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का एक प्रश्न था, उनसे हम लोगों ने क्या किया, चारों ऑप्शनों को हल करने का कोशिश किया ताकि आपका विभवांतर नहीं पूछ के क्या पता आवेश पूछ ले या फिर कार्य ऊर्जा पूछ ले, तो आप हर तरह के सवाल का जवाब दे सकते हैं। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या दूसरे में चलते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है, आप पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है। तरल जिसको लिक्विड बोलते हैं, या फिर इसको द्रव भी आप लिख सकते हैं, द्रव जिसको तरल बोला जाता है, द्रव होती है। तो आपको बताना है कि क्या आपका सल्फर है, या फिर आयोडीन है, या फिर ब्रोमीन है, या फिर कार्बन है। तो देखिए आप जानते हैं कि दो ही तत्व आपका है जो आपका किस में पाया जाता है, आपका तरल अवस्था में पाया जाता है। एक आपका धातु की अगर बात करें तो धातु में आपका कौन, पारा हो जाएगा। धातु में आपका पारा जिसको Hg बोलते हैं, परमाणु संख्या इसका 80 होता है, ये आपका तरल अवस्था में पाया जाता है। और अधातु की बात करें तो अधातु में आपका कौन हो जाता है, ब्रोमीन हो जाता है। कौन होता है प्रिय छात्रों, ब्रोमीन हो जाता है, जिसका क्या होता है, Br इसका संकेत होता है, Br। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 35 होता है, परमाणु संख्या 35। अगर इसकी वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी संयोजकता की बात करें तो इसकी संयोजकता कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और इसके बारे में और अगर डिस्कस करें तो इसका क्या पूछता है, कौन से ग्रुप से है, तो ये आपका हैलोजन फैमिली से है। किससे है, हैलोजन फैमिली। और हैलोजन फैमिली से इसलिए है क्योंकि जो नमक बनाने का काम करता है उसको किस में रखा गया, हैलोजन फैमिली में रखा गया है। तो देखिए क्या बोला था कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होगी, तो आपका कौन हो जाएगा, आपका एक अधातु मात्र कौन है, ब्रोमीन है, जो कमरे के ताप पर क्या हो जाएगा, तरल अवस्था में पाया जाता है। आपको अगर ये भी पूछ दे कि कमरे का ताप कितना है, तो कमरे का ताप कितना हो जाता है प्रिय छात्रों, 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इन सभी बातों को भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 आपका क्या है कि निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है। मतलब ये जो आपका चार ऑप्शन है, CaSO4, CaCO3, CaO और MgSO4, ये चारों में से कौन चूना पत्थर को निरूपित करता है। तो आप लोग को बताते चले, जो आपका MgSO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट जो है, ये आपका इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको किससे, एप्सम साल्ट के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप नोट करते हुए चलिएगा, किसके नाम से, एप्सम साल्ट के नाम से इसको जाना जाता है प्रिय छात्रों। उसके बाद आपका कैल्शियम ऑक्साइड, इसको तो आप जानते हैं, सबको पता है, इसको क्या बोलते हैं, काली चूना बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, काली चूना बोलते हैं। उसके CaCO3 और आपका CaSO4 है, कैल्शियम सल्फेट जो है, इसको क्या बोलते हैं, इसको जिप्सम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, जिप्सम के नाम से। तो बताइए आपको क्या पूछा था कि चूना पत्थर, तो चूना पत्थर किसको बोलते हैं, CaCO3 को बोलते हैं। CaCO3 को क्या बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं। तो इस प्रश्न का हल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपको संगमरमर पूछे तब भी आपका CaCO3 ही होगा। अगर आपको ये भी पूछ दे कि अंडे का जो बाहरी कवच है सफ़ेद वाला, उसका क्या संकेत सूत्र हो जाएगा, तो उसका भी आपका CaCO3 ही हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या बोल रहा है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए इस चैप्टर से ना आपका एक सवाल आना कन्फर्म है, हर हाल में आएगा। बोला है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो क्या आपका अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या फिर वर्ण विक्षेपण के कारण, या फिर प्रकीर्णन के कारण, या फिर परावर्तन के कारण। तो हम लोग बताते चले। तो देखिए आप लोग परावर्तन तो जानते हैं ना, प्रकाश का परावर्तन, कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या फिर समतल सतह से टकरा कर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, इस बात को भी आप लोग जानते हैं। उसके देखिए प्रकीर्णन जो है, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग जो आपका है, इसमें क्या होता है, आपका फैलता है, आपका क्या होता है, फैलता है। आपका प्रकीर्णन का और क्या उदाहरण होता है, जैसे आकाश का रंग नीला। जैसे ये सवाल पूछता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, आकाश का रंग नीला, ये घटना किसके कारण होता है, आपका प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। या फिर एक ये भी होता है कि आपका सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय जब सूर्य उगता है
और जब सूर्य डूबता है, सूर्योदय और सूर्यास्त। जब सूर्य उगता है और जब सूर्य डूबता है तो उस समय आपको सूरज कैसा दिखता है, उस समय आपको सूरज लाल रंग का दिखता है। तो ये भी घटना किसके कारण होता है, प्रकाश का परिकिरण के कारण होता है। इन सभी बातों को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। अब वर्ण विक्षेपण जानते हैं, आपका जो रेनबो जो बनता है, रेनबो जिसको इंद्रधनुष बोलते हैं, इंद्रधनुष, ये जो आपका रेनबो बनता है ये किस घटना के कारण बनता है, वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है मेरे छात्रों। तो आपका तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या फिर कहीं पे ऑप्शन वायुमंडलीय अपवर्तन भी रहता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी बातों को भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, चलते प्रश्न संख्या 5 में चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या बोल रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, या गैल्वेनोमीटर का, या फिर आमीटर का, या फिर मोटर का। तो देखिए आप लोग जानते हैं कुछ बातें, क्या जानते हैं कि मोटर जो है ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है प्रिय छात्रों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलने का काम करता है मोटर। देखिए हम लोग हो सकता है कभी कभी कोई ऐसा पॉइंट में अगर गलत भी हो गया हो तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग से भी गलती हो ही जाती है। देखिए विद्युत ऊर्जा को क्या बोलते हैं, यांत्रिक। ये विद्युत ऊर्जा क्या, मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और ये जो आपका आमीटर है, ये आमीटर का काम क्या है प्रिय छात्रों, आमीटर आपका क्या करता है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। अगर आपको बोलेगा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने का काम कौन करता है, तो आपका आमीटर करता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने का काम, धारा को मापने का कार्य कौन करता है, आपका आमीटर करता है। और गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर इसका काम क्या है, ये आपको बताता है कि परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है, विद्युत धारा का ये पता लगाता है। किसमें, परिपथ में विद्युत धारा का ये पता लगाता है, विद्युत धारा का पता लगाता है। कौन, आपका गैल्वेनोमीटर पता लगाता है, कौन, आपका गैल्वेनोमीटर। चलिए तो आपको सवाल पूछा था कि विद्युत क्या है, वो उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो वो कौन हो जाएगा, आपका जनित्र हो जाएगा। जनित्र क्या करता है, आपका विद्युत धारा उत्पन्न करता है। और जनित्र के बारे में एक सवाल और भी बनता है प्रिय छात्रों कि ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 5 के बाद 6 में। आज हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उससे क्या होगा ना कि आपको चारों ऑप्शन, ताकि और भी आपका सवाल बनेगा और आप एग्जाम में बढ़िया से हल करके आएंगे। देखिए क्या प्रश्न है, बहुत बड़ा सा है, पढ़िए इसको। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक ही सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है, ये कथन है। ये कथन क्या है, क्या न्यूटन का घर्षण नियम का है, या फिर न्यूटन का गति का प्रथम नियम, या फिर न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, या फिर न्यूटन का गति का तृतीय नियम। तो देखिए आप सभी को पता है कि न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए थे गति के, जिसको न्यूटन का प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम और तृतीय गति नियम के नाम से जाना जाता है। तो ये जो घटना है, जैसे कोई आदमी गति कर रहा है या फिर रुका हुआ है, तो वो उस समय तक उस पर कोई बदलाव नहीं आएगा जब तक उसमें कोई बाह्य बल काम नहीं करेगा। तो ये घटना आपका कौन से नियम पे है, क्या उसका प्रथम नियम, या फिर द्वितीय नियम, या फिर तृतीय नियम। तो आप सबको पता है कि यह घटना किसका है, न्यूटन साहब के गति के प्रथम नियम से है। किससे, न्यूटन साहब के गति के प्रथम नियम से। और इसी को क्या बोला जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है मेरे छात्रों, न्यूटन साहब के गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। आप गाड़ी में बैठते हैं, अचानक जो ब्रेक वगैरह लग जाता है, उसके बाद आप आगे चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, ये सब भी घटना क्या, न्यूटन साहब की गति के प्रथम नियम से। और आप जानते हैं कि आपका जो F=ma है, F=ma मास इंटू एक्सेलरेशन, ये जो फॉर्मूला है, ये आपका किससे निकल के आता है, न्यूटन साहब की गति के द्वितीय नियम से आता है। ये भी सवाल बन सकता है। और आपको ये भी सवाल यहाँ से बन सकता है कि क्या पूछ सकता है कि जो रॉकेट जो है, वो रॉकेट न्यूटन साहब की गति के किस नियम को फॉलो करता है, तो वो तृतीय नियम को फॉलो करता है, तीसरा नियम को। और तीसरा नियम क्या है कि एक्शन के ऑपोजिट इक्वल रिएक्शन, यानी आप जितना स्पीड से काम कीजिएगा उतना स्पीड से वो ऑपोजिट आपका रिएक्शन करेगा। चलते हैं, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं प्रिय छात्रों। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हैलोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए हैलोजन 17वां जो ग्रुप है ना, आवर्त सारणी में जो आपका 17वां ग्रुप है, इसको क्या बोला जाता है, हैलोजन ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हैलोजन ग्रुप। अब हैलोजन ग्रुप इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस ग्रुप में जितने सारे भी एलिमेंट है, जितने सारे भी तत्व हैं, वो लोग क्या करते हैं, नमक बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपको बोला है, देखिए हैलोजन ग्रुप में कौन कौन आ जाता है आपका, सबसे पहले तो फ्लोरीन,
फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, एक होता है आपका एडेस्टाइन होता है। ये आपका हेलोजन ग्रुप में आ जाता है। तो देखिए आपको क्लोरीन जो जानते हैं, कोई भी एक तत्व को ले लीजिए जिसको आप आसानी से जानते हैं। देखिए क्लोरीन को अगर आप लीजिएगा तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और इसका क्या होता है, इसके बाह्यतम कक्ष में देखिए 2 8 8 2 10 10 17, इसके बाह्यतम कक्ष में ना 7 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है 7। तो देखिए एक ग्रुप में सभी तत्वों का ना गुण सेम होता है, एक ग्रुप में सबका संयोजकता सेम होगा। तो इसका मतलब है कि हेलोजन ग्रुप में जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होगा कितना हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा। और 7 ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में प्रिय छात्रों। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 8 में चलते हैं। देखिए 8 क्या बोल रहा है, फटाफट पढ़िएगा। कि यहाँ पे खाली जगह है के सदस्य को समानतः हरीश सहवाल कहते हैं। मतलब किसके सदस्य को हरीश सहवाल कहेंगे, क्या फियोफाइसी के सदस्य को, या फिर क्लोरोफाइसी के सदस्य को, या फिर रोडोफाइसी के सदस्य को, या फिर ब्रायोफाइट्स के सदस्य को। तो देखिए आप ऐसा नाम है ना कि जिसमें कन्फ्यूज आ सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूज नहीं करना है। देखिए आप जानते हैं ना कि किसकी मौजूदगी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो आपका क्लोरोफिल की मौजूदगी के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। तो यहाँ पे बात किसका किया, हरीश सहवाल का। इसका मतलब यहाँ पे भी हरा दिखेगा, तो हरा मतलब क्लोरोफिल। इसका मतलब यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्लोरोफिल से याद रखिएगा, यहाँ पे भी क्या है, क्लोरोफाइसी है। क्लोरो मतलब जो आपका क्लोरोफिल के आगे लिखा है, जिसके कारण से हरा होता है। तो इस सवाल का जवाब भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप याद रखिएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं फटाफट। अगला प्रश्न क्या है छात्रों, देखिए प्रिय छात्रों आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहें। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। देखिए समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। पहले तो आप एक बात ये जान लीजिए फटाफट कि समरूपी अंग किसको बोलते हैं। देखिए संरचना, एक होता है संरचना और क्या होता है उसका उत्पत्ति, संरचना और उत्पत्ति। ठीक है प्रिय छात्रों, संरचना और उत्पत्ति अगर ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। संरचना और उत्पत्ति क्या होगा, जिसका समान होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग समरूपी अंग बोलेंगे। समरूपी सम मतलब एक जैसा, ठीक है। संरचना और उत्पत्ति समान हो तो उसको क्या बोलेंगे, समरूपी अंग बोलेंगे। तो बोला है कि समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। क्या आपका चमगादड़ का पंख हो जाएगा, या फिर पक्षी का पंख हो जाएगा, या फिर कीड़े का पंख हो जाएगा, या फिर बंदर का हाथ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कीड़े का जो पंख है, कीड़े का पंख, ये क्या हो जाएगा, आपका समरूपी अंग नहीं होगा। प्रिय छात्रों इस सवाल में जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 में चलते हैं। वो उस पार चले गया है, देखिए 2 ऑप्शन उस पार चले गया है। क्या है आपका, निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है। कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है, एक निमोनिया है, दूसरा मलेरिया है। और उनके आप और 2 ऑप्शन देखने दीजिए पहले, निमोनिया, मलेरिया, घेंगा और प्लेग। क्या है, निमोनिया, मलेरिया, यहीं पे हम लिख देते हैं ऑप्शन नंबर सी, क्या घेंगा, और ऑप्शन नंबर डी प्लेग। ठीक है अब देखिए यहाँ से, ओ सॉरी क्या हो जाएगा आपका, रुकिए लिख देते हैं, एक बार और लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, एक है घेंगा आपका, और ऑप्शन नंबर डी क्या आपका प्लेग है। तो बोला था किसके कारण होती है। तो देखिए आप सबको बताते चले कि निमोनिया जो है, ये निमोनिया जो है किसके कारण होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। निमोनिया आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। आपका मलेरिया जो है, ये मलेरिया ये मलेरिया ही आपका क्या हो जाएगा, जीवाणु के कारण आपका होगा। सॉरी क्या सवाल पूछा था, रुकिए एक सेकंड नीचे आने दीजिए पहले। क्या बोला, परजीवी के कारण। तो आपका देखिए परजीवी के कारण पूछा है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, मलेरिया जो है यही आपका किसी कारण होता है, परजीवी के कारण। क्या हो जाता है आपका, मलेरिया पैरासाइट नामक परजीवी के कारण आपका मलेरिया होता है। आपका निमोनिया की अगर बात करें तो निमोनिया किसके कारण होता है, निमोनिया आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। इन सभी बातों को भी आप नोट करते चलिएगा। देखिए पीडीएफ बनाने में ना थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। निमोनिया किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके बाद नीचे देखिए मलेरिया आपका परजीवी के कारण होता है। और 2 ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। एक जो आपका घेंगा है, ये घेंगा रोग जो है ये आपका गले में होता है। ये किसके कारण होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। आपका थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण आपका घेंगा रोग होता है। और जो आपका एक प्लेग है, ये प्लेग आपका किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है मेरे छात्रों, जीवाणु के कारण होता है। तो इन सभी बातों को भी आप लोग नोट करते चलिएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 11वां प्रश्न कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है। मतलब आपको वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए तो आपको कौन सा दर्पण या लेंस चाहिए। तो देखिए क्या आप समतल दर्पण लीजिएगा, या फिर अवतल दर्पण लीजिएगा, या फिर उत्तल दर्पण लीजिएगा, या फिर अवतल लेंस लीजिएगा। तो देखिए आप जानते हैं कि अगर आपको वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए तो आप कौन सा दर्पण का इस्तेमाल कीजिएगा, अवतल दर्पण का इस्तेमाल कीजिएगा। किसका, अवतल दर्पण का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जो समतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया और अवतल लेंस हो गया, इन सभी में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक नहीं बल्कि क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है इन सभी चीज़ों में। तो प्रिय छात्रों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते 11 के बाद चलते हैं 12वां प्रश्न में चलते हैं। देखिए 12वां प्रश्न आपके सामने क्या है
कि मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का परास है, कि मानव किस आवृत्ति यानी कितना रेंज तक आदमी सुन सकता है। क्या आपका 2 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक, या फिर 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक, या फिर 20 से 2000 हर्ट्ज तक, या फिर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये आप सबको पता है कि एक आदमी कितना से कितना के बीच में सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। देखिए अगर 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा, एक आपका क्या होता है श्रव्य आवृत्ति, एक होता है पराश्रव्य, एक होता है अवश्रव्य। पराश्रव्य क्या होता है, अगर 20,000 से अधिक हो गया, इससे अगर अधिक हो गया तो उसको बोलेंगे पराश्रव्य, और वो हम लोग सुन नहीं पाएंगे। उसका क्या होता है, इससे कम होता है, उसको बोलते हैं अपश्रव्य बोलते हैं, तो उसको भी हम लोग सुन नहीं पाते हैं। तो हम लोगों को सुनने के लिए कितना श्रव्य आवृत्ति चाहिए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में चाहिए। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में देखिए क्या है, क्या बोला है कि सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु कौन है। क्या आपका चांदी होगा, सोना होगा, पारा होगा, ओस्मियम होगा। आप लोग जवाब देते चलिए कि सबसे भारी धातु कौन हो जाएगा। तो देखिए आप सबको पता है कि सबसे भारी धातु क्या हो जाता है, ओस्मियम है। सबसे भारी धातु क्या हो जाएगा, ओस्मियम हो जाएगा। लेकिन आपको अगर भारी के जगह में अगर भारी नहीं पूछ के ये भी पूछ देता कि सबसे हल्की धातु कौन सा है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो हम लोग हर तरह के प्रश्नों को हल करते हैं चलेंगे। तो क्या बोला है कि सबसे भारी धातु तो आपको बोला था ओस्मियम हो गया, लेकिन सबसे हल्की अगर पूछता तो आप क्या बता देते प्रिय छात्रों, लिथियम। क्या हो जाएगा, लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। और चांदी के बारे में जानते हैं कि ये सबसे अच्छा सुचालक होता है, ये क्या होता है, सबसे अच्छा सुचालक होता है। पारा के बारे में जानते हैं कि किसमें पाया था, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है प्रिय छात्रों, चलते हैं 13 के बाद चलते हैं 14वां प्रश्न में चलते हैं। 14वां प्रश्न क्या है कि धातुएं जो है वो सुचालक होती है क्योंकि आप सबको पता है कि जितनी सारी धातुएं हैं ना वो सुचालक होती है। आप लोग आप बता दीजिए कि कौन सी अधातु है जो सुचालक भी होता है। लेकिन अधातु का जनरली गुण क्या है कि अधातु सुचालक नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा अधातु है जो सुचालक है, जिससे मतलब करंट पास होता है। आप लोग उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताएं। तो फिलहाल क्या है कि धातुएं सुचालक होती है क्योंकि पहला ऑप्शन क्या है, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके अणु एक दूसरे से सटे रहते हैं, उनके अणु मुक्त रूप से टकराते रहते हैं, उनका पृष्ठ परावर्ती होता है। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए क्या होते हैं, समझिए इसको कि धातुएं सुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें ना मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने सारे भी धातु है उसको देखिएगा, उसमें ना मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसके बाह्यतम कक्ष में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और उसी के कारण वो क्या होता है, वो सुचालक होता है, मतलब उससे करंट पास होता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 14 के बाद 15वां प्रश्न में चलते हैं। 14 के बाद 15वां प्रश्न में देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है कि धातु ऑक्साइड का स्वरूप है। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्या तटस्थ होता है, या फिर कार्बनिक होता है, या फिर अम्लीय होता है, या क्षारीय होता है। देखिए आपको याद रखने का हम ट्रिक बता रहे हैं, बहुत आसान सा ट्रिक है। अगर आप समझ गए तो फिर आपको याद करने का कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे आप नॉर्मली क्या बोलते हैं, धातु और अधातु। पहले धातु का नाम लेते हैं, फिर बाद में आप किसका नाम लेते हैं, अधातु का नाम लेते हैं, यही बोलते हैं। उसके बाद एक क्या बोलते हैं आप नॉर्मली, पहले क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, और बाद में क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ऐसे ही बोलते हैं। कभी आप नहीं बोलेंगे क्षार और अम्ल, कभी नहीं बोलेंगे अधातु धातु, कभी नहीं बोलेंगे। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आप क्या बोलिएगा, आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आप बोलिएगा क्या, धातु अधातु और अम्ल और क्षार। तो देखिए आपको अगर पता करना है कि धातु का ऑक्साइड कैसा है और अधातु का ऑक्साइड कैसा है, तो आप क्या कीजिए ना, क्रॉस कर दीजिए। आप क्या कीजिए, क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस जब कीजिएगा ना, एक दूसरे को क्रॉस कर दीजिए, बस आपको याद रख दीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, एक दूसरे को क्रॉस रख करके याद कर सकते हैं कि देखिए धातु है तो वो क्षार हो जाएगा, अधातु है तो पहले, मतलब इसका जो पहला होगा इसका दूसरा वाला हो जाएगा, और इसका जो पहला वाला होगा इसका दूसरा वाला जो होगा इसका पहला हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब धातु का ऑक्साइड कैसा हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। अधातु का ऑक्साइड कैसा हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। अगर आप समझ अगर आपको आया तो इस ट्रिक को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ईजिली आपको याद रह जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, धातु का ऑक्साइड आपका क्षारीय, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, देखिए आप पढ़िए। अच्छा फिर एक ऑप्शन उस पार चले गया, कोई बात नहीं। देखिए इसको आप पढ़िएगा, इसको देखिए क्या बोल रहा है कि डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होते हैं। जो डिटर्जेंट पाउडर है उसमें कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद रहते हैं। क्या उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहते हैं, या फिर सोडियम एल्काइल सल्फेट रहते हैं, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट रहते हैं। अच्छा एक ऑप्शन उस पार है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। रुकिए वो वाला ऑप्शन को अच्छा बाद में देखेंगे। फिलहाल देखिए क्या है कि डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद रहते हैं। तो आपका डिटर्जेंट पाउडर में आपका क्या रहते हैं, आपका डिटर्जेंट पाउडर में सोडियम एल्काइल सल्फेट यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा, सोडियम एल्काइल सल्फेट आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा। और उसमें क्या रहता है, उसमें और आपका क्या रहता है, प्लस सोडियम कार्बोनेट रहता है। प्लस क्या रहता है प्रिय छात्रों, प्लस सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये दोनों आपका किस में रहता है, आपका डिटर्जेंट पाउडर है ना जो निरमा निरमा जिसको बोलते हैं, उसका प्रमुख रसायन यही होता है आपका सोडियम एल्काइल सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं 16 के बाद चलते हैं 17वां प्रश्न में। देखिए सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था, तो यहाँ पे बी और डी इस सवाल का जवाब हो जाएगा। चलते हैं 17 के बाद चलते हैं 18वां प्रश्न में चलते हैं, सॉरी 17वां प्रश्न में चलते हैं। 17वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण सर्वाधिक हानिकारक है। कौन सा वायु प्रदूषण सर्वाधिक हानिकारक है, तो आपका क्या ओजोन हो जाएगा, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। तो देखिए आप सबको पता है कि इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सर्वाधिक हानिकारक, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जहरीला गैस है, ये क्या आपका जहरीला गैस है। और इसका सूत्र बोले तो क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपका कैसा गैस होता है, जहरीला गैस। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं 17 के बाद चलते हैं 18वां प्रश्न में। 18वां प्रश्न आपके सामने में ये है, बोल रहा है कि आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है। जब आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस क्या है, क्या नियोन होगा, या नाइट्रोजन होगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। तो आप लोग जवाब देते चलिए फटाफट। तो देखिए आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस आपका कौन हो जाता है, तो आपका हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, जिसका सूत्र आप बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। ये सब भी आप ध्यान करके रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए नाइट्रोजन के बारे में आप ये जानते हैं कि नाइट्रोजन का मात्रा सबसे अधिक होता है, कितना होता है, 78% होता है। आपका नियोन जो जानते हैं, फ्लोरीन का नियोन, ये आपका कैसा गैस है, इनर्ट गैस है, निष्क्रिय गैस है। ये आपका 18वां ग्रुप में पाया जाता है, जिसका वैलेंसी 0 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आप ये बात जानते हैं कि ये सबसे जहरीला गैस है। क्या है, ये सबसे जहरीला गैस है। इन सभी बातों को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। चलते हैं पर प्रिय छात्रों इसके बाद अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने में, देखिए क्या है, 19वां प्रश्न है। क्या बोल रहा है आपका 19वां प्रश्न कि गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है। हरित घर प्रभाव में जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें योगदान करता है। क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हो जाएगा, या फिर अमोनिया और ओजोन हो जाएगा, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। आप लोग जवाब देते चले, आप लोग जवाब देते चले। तो देखिए आप सबको पता होगा कि निम्न में कौन सा समूह हरित घर प्रभाव को योगदान करता है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये दोनों क्या करता है, आपका हरित घर प्रभाव में ये दोनों योगदान करता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 19 के बाद चलते हैं 20वां प्रश्न में चलते हैं। 19 के बाद 20वां प्रश्न में चलते हैं फटाफट। आप लोग बताते चलिए, कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोगों को कैसा क्लास लग रहा है। चलिए 20वां प्रश्न क्या है कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है। पराबैंगनी जो किरण है उसको अवशोषण करने का काम कौन सी गैस करती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं। क्या वो आपका ओजोन हो जाएगा, ओजोन जिसका सूत्र क्या है, O3 है, और आप बता दीजिए ओजोन कब बनाया जाता है, या मीथेन हो जाएगा जिसको बोलते हैं CH4 बोलते हैं, या आपका नाइट्रोजन हो जाएगा जो आपका N2 होता है, या फिर आपका हीलियम हो जाएगा जो आपका अकेरिया गैस है। बताइए कि कौन सी गैस पराबैंगनी किरण जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण है उसको अवशोषण करने का काम करता है। तो आप सबको पता है उसका काम कौन करता है, वो आपका कोई और नहीं बल्कि ओजोन करता है। इस काम को क्या करता है, कौन करता है, ओजोन करता है। आप लोग एक बात ये बता दीजिए कि जो ओजोन परत है, ओजोन परत इसका जो परत है वो कौन से मंडल में पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है प्रिय छात्रों, उसके बाद चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 20 के बाद चलते हैं 21वां प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को आप देखिएगा तो क्या बोल रहा है, पढ़िए आप लोग फटाफट कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता है। देखिए रोग से सवाल आना हर हाल में कंफर्म है, आपके एग्जाम में रोग से सवाल बनेंगे। तो देखिए पहला आपका क्या है, पहला आपका एड्स है, ठीक है, उसके बाद फिर इब्रोला है, या फिर इबोला उसको बोलते हैं, जीका है और प्लेग है। आप लोग बताइए। देखिए आपका एड्स जो है बताते चले आप लोग को, एड्स आपका किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। कौन सा विषाणु, आपका HIV आप जानते हैं। उसके बाद आपका इबोला जो है ये भी आपका ये किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है प्रिय छात्रों, वायरस के कारण होता है। और जीका जो है ये भी आपका किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। जीका भी किसके कारण होता है, वायरस के कारण। और प्लेग जो है ये किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। प्लेग किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। तो आपको सवाल क्या पूछा था कि कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होते हैं, कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होते हैं। तो आपका कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, प्लेग
प्लेग, यानी ये प्लेग जो है आपका किसके कारण हो जाएगा, जीवाणु के कारण होगा। ये आपका देखिए एड्स, इबोला और जीका ये आपका विषाणु या वायरस के कारण होने वाला रोग है। आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी जो आपका किससे होता है, जीवाणु के कारण होता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। देखिए विटामिन से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं, हर हाल में सवाल बनते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है। कौन से आप लोग बताइए फटाफट। क्या आपका विटामिन ए हो जाएगा, या फिर आपका विटामिन क्या देखिए विटामिन डी हो जाएगा, या फिर विटामिन सी हो जाएगा, फिर विटामिन के हो जाएगा, या फिर विटामिन ए हो जाएगा। आप लोग बताते चले कि किसकी कमी के कारण रिकेट्स होता है। तो आप लोगों को हम बताते चले कि विटामिन ए जो है, विटामिन ए जो आपका यहाँ पे नीचे है, इसकी कमी के कारण क्या होता है, आपको रतौंधी होता है। क्या होता है प्रिय छात्रों, इसकी कमी के कारण रतौंधी। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। विटामिन के की कमी के कारण क्या हो जाता है, आपका रक्त स्राव की बीमारी हो जाता है। किसकी बीमारी, रक्त स्राव, मतलब यानी खून बहने लगता है, रक्त स्राव की बीमारी। इसकी कमी के कारण विटामिन के की रक्त स्राव की बीमारी, रक्त स्राव की बीमारी किसके कारण, विटामिन के की कमी के कारण। उसके बाद जो आपका है विटामिन सी जो है, विटामिन सी और विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन डी देखिए विटामिन सी की कमी के कारण आपका क्या हो जाता है, स्कर्वी होता है। क्या होता है, स्कर्वी होता है। इस बात को आप नोट रखिएगा। तो फिलहाल क्या बोला था कि किसकी कमी के कारण रिकेट्स होता है। तो देखिए आपका बचा कौन, ऑप्शन नंबर ए, मतलब विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है, रिकेट्स होता है। और आप बताइए कि विटामिन डी हमको कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए सूर्य की रोशनी से आपका ये विटामिन डी प्राप्त होता है। तो प्रिय छात्रों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सब बातों को भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो देखिए आप लोग को तो अभी हम लोग विटामिन ए की कमी के कारण बता दिए, इसके कारण क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन डी के बारे में बता दिए, ये किसकी कमी के कारण होता है, आपका विटामिन डी के रिकेट्स होता है। उसके बाद विटामिन सी के बारे में भी बता दिए अभी जस्ट कि विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है, स्कर्वी होता है। आपका विटामिन B12 की कमी के कारण ये भी क्या होता है, आपको बता दे रहे हैं कि B12 की कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया होता है। एनीमिया, एनीमिया जिसको रक्तलाभ बोलते हैं, मतलब खून की कमी। और ये बीमारी जनरली किसमें, औरतों में पाया जाता है। तो बताइए प्रिय छात्रों कि स्कर्वी नामक रोग किससे हो जाएगा, तो विटामिन सी हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 24 में चलते हैं फटाफट। देखिए प्रश्न संख्या 24 क्या बोल रहा है कि थायमिन है, मतलब थायमिन कौन है, किसका नाम थायमिन है। क्या विटामिन सी का नाम थायमिन है, या फिर विटामिन B2 का नाम थायमिन है, या फिर विटामिन B6 का नाम थायमिन है, या फिर विटामिन डी का नाम था B12 का नाम थायमिन है। तो आप लोग को बताते चले कि विटामिन जो सी है इसका नाम क्या है, इसका नाम आपका हो जाता है एस्कॉर्बिक। इसका नाम क्या होता है प्रिय छात्रों, इसका नाम हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। आप इसको नोट करते चलिएगा। विटामिन B2 जो है इसका नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। इसका नाम क्या है, राइबो, आप लोग को सब लिखा देते हैं फ्लेविन, राइबोफ्लेविन। इसको भी आप नोट करते हुए चलिएगा ताकि आपके एग्जाम में पूछ दे अगर, तो आपसे वो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 जो है इसको क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। उसके बाद आपका B12 जो है, B12 इसको क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल्मिन इसको बोलते हैं। तो बताइए थायमिन किसका हो जाएगा, आपका थायमिन किसका हो जाएगा प्रिय छात्रों, ये थायमिन होता है विटामिन B1 का होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि थायमिन होता है विटामिन B1 का। चलते हैं इसके बाद आखिरी प्रश्न में। तो प्रिय छात्रों लास्ट प्रश्न, रुकिएगा, लास्ट प्रश्न क्या है आपका, देखिए एक और प्रश्न है, क्या बोल रहा है फटाफट देखिए। लास्ट प्रश्न क्या है कि दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। आप लोग इस सवाल का जवाब अपने से बता दीजिए कि दांतों में क्या होता है। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, बहुत आसान सा सवाल था। ठीक है प्रिय छात्रों, ये आज के सेशन का यही लास्ट प्रश्न था। तो आप लोग बताइए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा। इसी तरह से हम लोग और भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न लेके आते रहेंगे। आप लोग घबराइए मत, हमारे साथ इस तरह जुड़े रहें और हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलते हैं अगले